चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जून अटेम्प्ट के लिए भी और दिसंबर अटेम्प्ट के लिए भी। एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन्स। अब बेटा ये याद रखना, जब भी मैं एग्जेम्पशन की बात करूंगा, किस चीज की बात करूंगा? एग्जेम्पशन की। तो हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? व्हाट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। तो एग्जेम्प्टेड इनकम का सिंपल मीनिंग, एग्जेम्प्टेड इनकम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन, इनकम विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम इज नोन एज एग्जेम्प्टेड इनकम। अगर हम पुराना कुछ याद करेंगे तो हमें ये याद है कि जब हमने बेसिक पढ़ा होगा या पहले के चैप्टर्स में, तो ये हमें मालूम था कि एग्जेम्पशन हमेशा कौन से सेक्शन में दिए रहते हैं? सेक्शन 10। पर कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन सेक्शन 54 में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब अपन कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल गेन में जो एग्जेम्पशन हमने पढ़ा था वो था सेक्शन 10 सबसेक्शन 33। सेक्शन 10 सबसेक्शन 33। उसके बाद आपने एक पढ़ा होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का। इसके बाद एक और नया सेक्शन था सेक्शन 10 सबसेक्शन 37A। ये सारे एग्जेम्पशंस हमने कहां पे पढ़े थे? सेक्शन 10 में है, लेकिन हमने किस चैप्टर में पढ़े थे? कैपिटल गेन्स में। लेकिन अब कैपिटल गेन में कुछ एग्जेम्पशंस जो सबसे रिलेवेंट है, जो सबसे रिलेवेंट है वो काय में दिए हुए हैं? 54। तो ये सबसे पहला स्टार्ट होता है सेक्शन 54। इसमें क्या है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही हमें क्या करना है? परचेज। फिर दूसरा एग्जेम्पशन सेक्शन 54B अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। फिर इसके बाद सेक्शन 54D। फिर सेक्शन 54 EC, then section 54 EE, section 54 F, इसके बाद सेक्शन 54 G, सेक्शन 54 GA, और सेक्शन 54 GB। और हम एक और चीज देखेंगे, इसी का एक पार्ट है सेक्शन 54H। क्लियर हुआ? तो कैपिटल गेन के चैप्टर में एग्जेम्पशन कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गए? कैपिटल गेन के चैप्टर में एग्जेम्पशन अगर हम देखें तो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। सबसे पहला सेक्शन 10 और दूसरा कौन सा है? सेक्शन 54। क्लियर हुआ? तो सेक्शन 10 में बाद में स्टार्ट करूंगा, अभी मैं सेक्शन 54 और 54B आज कवर कराऊंगा। ये मैं आपको पूरे डिटेल में पढ़ा के दूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी इशू ना आए। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज एग्जेम्पशन? एग्जेम्प्टेड इनकम वो इनकम होती है जो ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। दैट इनकम इज नोन एज एग्जेम्प्टेड इनकम। मतलब अगर इनकम एग्जेम्प्ट हो रही तो हमें टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है? दो, एक सेक्शन 10 और दूसरा सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 में अगर हम देखेंगे तो काफी लंबी लिस्ट है। 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA, 54GB और 54H। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशन अंडर कैपिटल गेन। जिनके पास नोट्स है पेज नंबर 11.51 कैपिटल गेन्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। सबसे पहला पॉइंट, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब बंदे को क्या ट्रांसफर करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और उस पर उसको क्या अराइज हो रहा होगा? गेन।
अगर लॉस हो रहा है तब तो ये पढ़ना ही नहीं है। गेन, उस गेन को हमें टैक्सेबल करना है, एग्जेम्प्ट करना है, उस गेन को हमें क्या करना है, एग्जेम्प्ट। तो ये किस चीज का पार्ट हो जाता है, टैक्स प्लानिंग। मान लीजिए मेरे पास एक मकान है, 20 लाख का मैंने मकान सेल किया, उसमें 10 लाख मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लग जाएगा, हम पढ़ चुके हैं टैक्स रेट्स 20%। तो असेसी के लिए अपने क्लाइंट के लिए हमेशा क्या बेनिफिट रहता है कि हम उसे ऐसा कुछ सजेशन दें जिससे कि उसकी टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम। तो यहां पे हम उसको एक बता सकते हैं कि एक सेक्शन 54 है। तो 54 क्या बोलता है कि अगर आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आप उस पैसे से एक और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आपका कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 54। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहला असेसी, असेसी शुड बी इंडिविजुअल और एचयूएफ। याद रखना 54 का एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू फर्म, कंपनी, एओपी और बीओआई। तो 54 का एग्जेम्पशन सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। ये बाकी किसी भी बंदे को एप्लीकेबल नहीं है। 54 का एग्जेम्पशन किसके लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। सेकेंड, असेट, कैपिटल असेट ट्रांसफर्ड शुड बी building or land appertaining thereto, being a residential house, income of which is chargeable under the head income from हाउस प्रॉपर्टी। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसकी इनकम किस हेड में जाके टैक्सेबल हो रही थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको सेल करने पे जो गेन होगा वो। क्लियर। अब वो गेन कैसा हो सकता है, टाइप ऑफ कैपिटल गेन शुड बी लॉन्ग टर्म। तो यहां पे लॉन्ग टर्म कब मानेंगे, जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना, मोर देन 24 मंथ्स। पढ़ा था ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ। सॉरी, क्लियर। तो 54 का एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ। कौन सी प्रॉपर्टी सेल करना है, ऐसी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट जिसकी इनकम कहां जाके टैक्सेबल हो रही थी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो गेन होगा वो कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब बात काय की आती है, इन्वेस्टमेंट। अब उस पैसे को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट। द असेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, और 2 years आफ्टर। देखो दो चीजें दी हैं, 1 साल पहले और 2 years आफ्टर। डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, जिस दिन ट्रांसफर हुआ उससे 1 साल पहले या 2 साल बाद परचेज्ड, और हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आफ्टर दैट डेट कंस्ट्रक्टेड, क्या बोला है, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। नो एग्जेम्पशन फॉर हाउस आउटसाइड इंडिया। ध्यान देना, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले या 2 साल के बाद, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर उसको क्या करना है, किसी एक हाउस का क्या करना है, कंस्ट्रक्शन। किसी एक हाउस का क्या करना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। क्लियर। एग्जेम्पशन ऑफ अमेंडमेंट, बेटा ध्यान देना ये, हाँ। Exemption of 2 houses are allowed provided capital gain is up to 2 CR. Further, such option is allowed only once in a lifetime of the assessee. That is, afterwards, benefit of only 1 house shall be allowed. अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका कैपिटल गेन किस अमाउंट तक का है, 2 CR तक, तब आपको एग्जेम्पशन कितने मकान के लिए मिल सकता है, 2। और 2 CR से ऊपर है तो सिर्फ 1। क्लियर। वापस उसको एक बार और रीड आउट करो। अगर आपका कैपिटल गेन 2 CR से ज्यादा है तो बेनिफिट सिर्फ कितने मकान के लिए है कि एक हाउस परचेज कर सकते हो या एक हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो।
लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन सिर्फ कहां तक है, अप टू ₹2 CR, तब आपको ये बेनिफिट क्या है, 2 हाउसेस के लिए। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ कितने बार, वंस इन अ लाइफ टाइम। डन। अब बात आती है अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना रहेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, क्या ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द हाउस सो परचेस्ड ऑब्लिक कंस्ट्रक्टेड मस्ट नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years। कितने साल तक उस नए मकान को सेल नहीं कर सकते, 3 साल तक। अदरवाइज एग्जेम्पशन गिवन शैल बी विड्रॉन, एग्जेम्पशन क्या हो जाएगा, विड्रॉ। एंड फॉर दिस पर्पस व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अवेल्ड अर्लियर। क्लियर। अब ये सारा काम कब तक हो जाना चाहिए, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपको अच्छा मकान नहीं मिला, तो एग्जेम्पशन के चक्कर में तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी परचेज कर लेंगे, तो उस पैसे को हम कहां पे जमा कर सकते हैं, CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई, दैट स्कीम इज कॉल्ड कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। The amount of capital gain has to be utilized till last date of furnishing return of income। अब इंडिविजुअल और HUF को एग्जेम्पशन है, तो इंडिविजुअल और HUF को एग्जेम्पशन में ये याद रखना है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई भी हो सकती है और 30 सितंबर। अदरवाइज अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड proof of such deposit should be enclosed with return of income. Subsequently, amount should be withdrawn from this scheme and should be utilized for a specified purpose. Otherwise, it will be considered to be long-term capital gain of the year in which prescribed period has expired। अगर आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो अमाउंट जमा किया है, आपने पैसा कहां पे जमा करके रखा है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। वापस समझना, आपने पैसा कहां पे जमा करके रखा है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। तो उस पैसे को विड्रॉ करके आपको क्या परचेज करना है, किस पर्पस के लिए जमा किया था, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसी पर्पस के लिए यूज करना है। अगर आपने उस पर्पस के लिए यूज किया तो ठीक, किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर एक्वायरिंग न्यू असेट और डिपॉजिटिंग और इन्वेस्टिंग अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन कौन से सेक्शन से, 54H। अगर असेट आपकी क्या हुई, कंपल्सरीली अक्वायर किया है। किसने कंपल्सरीली अक्वायर किया है, गवर्नमेंट। द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी डिटरमाइंड फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट इंस्टीड ऑफ डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। याद है नॉर्मल केस में हमने 45(5) में क्या देखा था, हम किस डेट पे कैपिटल गेन अराइज करते थे, डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। लेकिन अगर 54 का केस है और आपकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर किया है, तो सारे टाइम लिमिट आपके कहां से कैलकुलेट होंगे, डेट ऑफ पेमेंट से। ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 54H। ये पढ़ाऊंगा मैं, रिवीजन में आगे मिलेगा, सेक्शन 54H। नेक्स्ट देखो, इफ any person has purchased a house and has deposited some amount in capital gain account scheme for construction on the same house, in that case exemption shall be allowed even for amount so deposited as decided in SBBB Sarkar versus Commissioner of Income Tax। क्लियर। तो 54 का एग्जेम्पशन सिंपल क्या है, 54 का एग्जेम्पशन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF। क्या सेल करना है उसको, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करना है जिसकी इनकम कौन से हेड में जाके टैक्सेबल हो रही होगी, हाउस प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी कौन सी होना चाहिए सॉरी, लॉन्ग टर्म। जो कैपिटल गेन हो रहा है उससे उसको क्या परचेज करना है, 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या वो 2 परचेज कर सकता है, बिल्कुल परचेज कर सकता है। कब, जब उसका कैपिटल गेन कहां तक है, अप टू ₹2 CR। उसका कैपिटल गेन कहां तक है, अप टू ₹2 CR। तब उसके पास ऑप्शन में कितने मकान आ सकते हैं, 2 मकान ले सकता है। लेकिन अगर उसका कैपिटल गेन 2 CR से ज्यादा है, तब उसको ये बेनिफिट सिर्फ कितने मकान के लिए मिलेगा, 1 हाउस के लिए। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना रहेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस। क्या ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल। जो नया असेट आपने परचेज किया होगा, इसका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 3 years। अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो क्या कोई ऑप्शन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। आप पैसा कहां पे रख सकते हो, CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। डन।
चलिए अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले रहा हूं तो उससे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? एक्स। डेट ऑफ ट्रांसफर जुलाई 10 2019, डेट ऑफ परचेज अक्टूबर 6 2004, सेल्स कंसिडरेशन 13 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख। अब हम क्या लेंगे यहां पे? 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105 वाला फंडा भी एप्लीकेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,87,000, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर दिए हैं। टू गेट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, फॉलोइंग रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज आर परचेज्ड बाय एक्स एट नोएडा। उसने दिसंबर 20 2019 में एक नया मकान परचेज कर लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 12 लाख। फाइंड आउट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। चलिए किसका कैलकुलेशन कर रहे हैं? मिस्टर एक्स, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। बेटा क्वेश्चन में कहीं पे भी रिटर्न फाइलिंग की डेट दी है? नहीं दी है। तो ये बंदा रिटर्न कब फाइल करेगा? 31 जुलाई 2020। मतलब इसको नया मकान लेना है या कुछ भी करना है तो कब तक हो जाना चाहिए? 31 जुलाई 2020। अगर ये 31 जुलाई 2020 तक नहीं कर पाता है तो इसको इस डेट तक या इस डेट से पहले पहले अमाउंट कहां पे डिपॉजिट करना है? CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्लियर? अब देखिए, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 15 लाख। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हैं? 10,000। अब ये जो मेरा फिगर आता है ये फिगर क्या कहलाता है? नेट सेल कंसिडरेशन। तो मेरा नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो गया? 14,90,000। अब मुझे ये बताओ, असेट लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? भाई असेट कब परचेज किए? अक्टूबर 6 2004, मोर देन 24 मंथ्स। तो ये कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो यहां पे हमारा प्रोविजो क्या बोलता है कि हमें उसे क्या करना है? इंडेक्स करना है। तो यहां हम क्या निकालेंगे? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी है अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 1,87,000 इंटू 1920 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कितना है? 289 डिवाइडेड बाय, अब किस साल का देखेंगे? 45। तो 45 का इंडेक्स कितना है? 113। 1,87,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 113 कितना आ रहा है? 4,78,257। अब देखो, अब मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 10,11,743। ये मेरा बेटा क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैं क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर रहा हूं तो इसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। कितने पे? 10,11,743। बस यहां पे वो काय का बेनिफिट ले लेगा? शिफ्टिंग का। याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था शिफ्ट कि भाई 2,50,000 अदर इनकम दी नहीं है तो 2,50,000 को क्या करेगा? शिफ्ट। लेकिन इस बंदे ने क्या किया?
एक नया मकान परचेज कर लिया। वो नया मकान कब परचेज किया? दिसंबर 20 2019, दिसंबर 20 2019। और ये कब ट्रांसफर किया? ओरिजिनल मकान कब ट्रांसफर किया? तो परचेज कब कब कर सकता था? डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले या डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल बाद। तो ये क्या क्लेम कर लेगा? एग्जेम्पशन माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 64, सॉरी 54। क्या था 54 का एग्जेम्पशन? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या था? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, विच एवर इज लेस। यही था ना अमाउंट ऑफ। अब मुझे बताओ आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? कितने का मकान है? 12 लाख। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 10,11,743। तो कितना कैपिटल गेन आएगा? 10,11,743 अमाउंट। क्लियर? अब यहां क्या निकलेगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो गया? निल। क्लियर? ये क्या हो गया? निल। न्यू हाउस लॉक इन पीरियड कितने साल का? 3 इयर्स। न्यू हाउस का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 3 इयर्स। क्लियर? न्यू हाउस का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 3 इयर्स। अब मान लीजिए अगर ये 54, वापस समझना, अगर फॉर एग्जांपल ये 12 लाख का नया मकान परचेज नहीं कर पाता तो इतना ही अमाउंट वो कहां जमा कर सकता था? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। क्लियर? चलो सॉल्व करो।
क्लियर? अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. डन? चलिए, क्लियर हुआ? एग्जीक्यूटिव में आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, छोटे छोटे। तो 54 क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। Mr. Mahesh provides the following data regarding transaction for sale of his residential house for assessment year 2021. Compute the amount of capital gain to be included in total income for assessment year 2021. उसने हाउस कब परचेज किया? 4/5 में परचेज किया, 33,48,000। सेल कब किया? नवंबर 2019, 94 लाख। परचेज अनादर हाउस इन सितंबर 2019, कितना? 6 लाख। डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन जनवरी 2020, अमाउंट कितना था? 2 lakhs। अमाउंट कितना था? 2 lakhs। ध्यान देना। हाँ, किसका कैलकुलेशन है? मिस्टर महेश। प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920, असेसमेंट ईयर 2021। चलिए, अब सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 94 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर नील। ये उसका क्या आ गया? नेट सेल कंसिडरेशन माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्लियर? उसकी कॉस्ट कितनी थी? 33 लाख। इस साल का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय उस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज कब किया था? 4/5। उस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज कब किया था? 4/5। अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि 4/5 का इंडेक्स क्या है? तो 4/5 का हमारा इंडेक्स है 113। 4/5 का हमारा इंडेक्स क्या है? 113। 33,48,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 113। 8562,585। अब ये मेरा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस 8374 8,37,415। ये मेरा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मेरा क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मिस्टर महेश की रिटर्न फाइलिंग डेट, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई 2020।
अब सबसे पहले इसको जो भी काम करना है, चाहे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट डिपॉजिट करना है या कुछ करना है, वो किस डेट तक करना है? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद करता है तो इस साल उसको एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस बंदे ने क्या किया, एक नया मकान परचेज कर लिया। कब? सितंबर 2019, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले। तो हमने क्या पढ़ा था? डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले 1 साल चलेगा, माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना? 6 लाख। और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में कितना जमा कर दिया जनवरी 20 में? 2 लाख। अब उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा? अब उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना बचा? 837415 माइनस 37415 कितना बचा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 37415। कितना बच रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल? 37415। क्लियर हो गया? डन। कंप्लीट करो। डन। चलिए Mr. Surinder furnishes the following particulars for the previous year ending 31/3/2020 and request you to compute taxable capital gain. उसके पास एक रेसिडेंशियल हाउस है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर इन 2006, फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 की कितनी है? 5 लाख। तो हम ये मानेंगे कि फादर के पास प्रॉपर्टी कब आई है? 1/4/2001 से पहले। इन ईयर 7-8 फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितनी दी हुई है?
6 लाख, मतलब कंसिडर करेंगे अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले तो उसको टोटली इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काय में इंक्लूड होकर आएगा फेयर मार्केट वैल्यू। On 10/5/2019, house was sold for rupees 90 lakh. Expenditure in connection with transfer 50,000. 2012-2019, he purchased a residential property for rupees 10 lakh. क्लियर? चलो, सबसे पहले किसका कैलकुलेशन है? मिस्टर सुरिंदर 1920 AY 2021। ये बंदा अपना रिटर्न कब फाइल करेगा? 31 जुलाई 2020। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 90 लाख माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000। नेट सेल कंसिडरेशन कितना बचा? 89,50,000 आ गया, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितनी थी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं थी, 1/4/2001 की वैल्यू दी है, कितनी है? इंटू 289 डिवाइडेड बाय 100, 14,45,000। इसके बाद असेट में कुछ इंप्रूवमेंट भी किया है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने का इंप्रूवमेंट है? 6 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय किस साल का है? 78। तो 78 का 129, 13,44,186। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 61,60,814। क्लियर? अब इस बंदे ने देखो नया मकान परचेज किया 2012-2019, एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है। कितने का? 10 लाख माइनस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कॉस्ट कितना? 10 lakhs। अब बैलेंस कितना बचा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 51,60,814। लेकिन याद रखना ये 10 लाख के मकान का 3 years क्या है? लॉक इन पीरियड। क्लियर? 3 years उसका क्या हो जाएगा? लॉक इन पीरियड। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। आप इसको एक बार फिर नोट करिए, फिर अपन एक बार और एग्जामिशन वापस 54 का रिवाइज करेंगे। जितना अच्छे से हम 54 समझेंगे बाकी के एग्जामिशन हमें उतने जल्दी क्लिक होंगे। ये याद रखना, 54 इज अ बेस। नोट करो।
डन, कोई डाउट? चलिए हम एक बार और डिस्कस करते हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? एग्जेम्पशंस, एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? दो इसमें, सेक्शन 10 और 54। सेक्शन 10 हम बाद में रिवाइज करेंगे, अभी सेक्शन 54। 54 किसको मिलेगा? सबसे पहले मुझे क्या याद रखना है, सेक्शन 54 किसको मिलता है? तो भाई 54 किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। 54 का एग्जेम्पशन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। यहां पे जो उसको असेट सेल करना है वो क्या होना चाहिए? बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट, जिसकी इनकम कहां जाके टैक्सेबल हो रही है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और टाइप, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ तो ये एग्जेम्पशन नहीं है। ये एग्जेम्पशन सिर्फ किस एसेट के अगेंस्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हाउस प्रॉपर्टी के केस में या इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कितना है? मोर देन 24 मंथ्स। इन्वेस्टमेंट, यहां अमेंडमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट में याद रखना है डेट ऑफ ट्रांसफर। सारी काउंटिंग कहां से होगी? डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले भी आपने अगर परचेज किया है तो चलेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल बाद भी परचेज किया तो चलेगा, डेट ऑफ ट्रांसफर से अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए? 3 साल। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होना चाहिए ये नहीं बोला है, कंस्ट्रक्शन कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए डेट ऑफ ट्रांसफर से? विद इन 3 ईयर्स। कितने मकान लेना है? 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। लेकिन अगर कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आपका कहां तक है? अप टू ₹2 CR, तब आप कितने मकान ले सकते हैं? 2। लेकिन ये बेनिफिट सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन बिल्कुल हो सकता है लॉक इन पीरियड से पहले, अगर आपने नया मकान सेल कर दिया। और नए मकान का लॉक इन पीरियड कितना रहेगा? 3 ईयर्स। ये सारा काम कब तक करना है? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आपने ये काम नहीं किया, किस डेट तक? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। वापस सुनना, किस डेट तक? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। वापस समझना, किस डेट तक? रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। तो अमाउंट कहां डिपॉजिट करना है? CGAS, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। उस स्कीम में से विड्रॉ करके क्या करना है? रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज करना है। अगर आपने किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो इट विल बी टैक्सेबल। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट पड़ा हुआ है, यूज ही नहीं किया, तो जब विड्रॉ होगा तो वो भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर? चलो एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, पॉइंट नंबर 10। चलो 54H में बता देता हूं। क्लियर हुआ? अब देखो 54H, extension of time for acquiring new asset or depositing or investing amount of capital gain. 54H, applicability where transfer of original asset is by way of compulsory acquisition under any law. Amount of compensation awarded for such acquisition is not received by the assessee on date of such. मतलब पैसा किस दिन नहीं मिला? डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन नहीं मिला। तो काउंटिंग वैसे तो हम कहां से ट्रांसफर काउंट करते थे? सारी डेट्स, डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन इस केस में the period of acquiring new asset for the period available to the assessee for depositing amount of capital gain in relation to such compensation as is not received on the date of transfer shall be calculated from date of receipt of compensation. It is irrespective of anything contained in 54, 54B, D, EC और F. डन। चलिए अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिए ना, अपने को एक जस्ट रिवाइज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर 1920, AY 2021, 25 लाख माइनस
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10। अब इस बंदे का बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा था 15 लाख। क्लियर। अब ये क्या क्या कर सकता है, परचेज न्यू हाउस। अब इस बंदे की रिटर्न फाइलिंग की डेट देखो क्या होगी, 31 जुलाई 2020। मतलब इसको नया मकान कब तक लेना है, 31 जुलाई 2020। अब इसने नया मकान परचेज किया 31 20, कितना 12 लाख। एग्जेम्पशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्लियर। अब इसने ये हाउस परचेज किया 30/10/2020, 12 लैक्स मिलेगा क्या, नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड हो गया, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक परचेज करना है। कब तक परचेज करना है, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक। क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन, वो पैसा कहां जमा कर सकता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी डिपॉजिट कर सकता है। क्लियर। फिर अपने को यह भी याद रखना है कि इस असेट, नया असेट जो आपने परचेज किया है, इसका क्या होगा, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड कितना होगा, 3 इयर्स। डन। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना। 54 पूरा आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे 54B और 54D। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा कंप्लीट करेंगे, 54B और 54D।